हाय फ्रेंड्स, मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग का सीबीटी का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और सीबीटी एग्ज़ाम में पेपर 1 ट्रेड थ्योरी फिटर से मैं लेकर के आया हूं आप लोग के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। और अपने टॉपिक पे आने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और जो नए हैं वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं डालूँ वो नोटिफिकेशन के साथ साथ वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन पे एक चित्र है। बोल्ट का नाम चुनिए कहा गया है। पहला ऑप्शन जो आपका है ए है गिव हेडेड फाउंडेशन बोल्ट, बी है कॉटर फाउंडेशन बोल्ट, सी है थ्रू फाउंडेशन बोल्ट, डी है आई फाउंडेशन बोल्ट। तो यहाँ पे मैं बता दूं ट्रिक के तौर पे, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो देखिए उसकी बनावट को देखिए। यहाँ पे जो बोल्ट है उसका बनावट हमारी आँख का जो है आई की जो बनावट है उसकी तरह है, इसलिए इसका सही और करेक्ट आंसर होगा आई फाउंडेशन बोल्ट। ये प्रश्न आपको जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। ये सेकेंड ईयर के लिए है, सेकेंड ईयर के लिए जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए मैं इसको टिक मार देता हूँ। ऑप्शन नंबर हमारा डी, ऑप्शन डी मेरा करेक्ट और सही आंसर। चलिए मैं इसको लिख दिया और थोड़ा इसको मैं टिक भी लगा देता हूँ। ये मैंने टिक भी मार दिया। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि ब्लॉक स्पिरिट लेवल डैश चेक करने में लिए उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए क्षैतिज स्तर, बी है खड़ा स्तर, सी है दोनों ए तथा बी, डी केवल कोणीय माप। प्रश्न कह रहा है कि जो ब्लॉक स्पिरिट लेवल आता है उसमें हम कितने तरह से जो है माप ले सकते हैं, मतलब उनका जो लेवल है वो हम चेक कर सकते हैं। आपके ऑप्शन जो यहाँ 4 में से दिए गए हैं, तो देखिए उसमें तो हम पैरेलल भी ले सकते हैं और आपको हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, मतलब खड़ा करके और क्षैतिज दोनों। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर होगा। चलिए टिक मार देते हैं और ऑप्शन नंबर सी यहाँ मैंने लिख दिया और इसको टिक भी चलिए लगा देता हूँ। भाई टिक लग जाओ। चलिए मैंने टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट जगाए रखिए और पूरी कोशिश कीजिए कि परफॉर्मेंस हमारा सही हो। इसलिए परफॉर्मेंस सही रहने के लिए प्रश्न को बढ़िया से समझना और उसका आंसर देना ज़रूरी है। टाइम का भी वहाँ पे महत्व होता है, इसका भी आप ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की गांठ का उपयोग समान व्यास की 2 रस्सियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए स्लिप गांठ, बी है बॉलाइन गांठ, और सी है वर्ग गांठ, और डी है सी सैंक गांठ। तो यहाँ बोल रहा है कि समान व्यास की 2 रस्सियों को जोड़ने के लिए। जब समान व्यास का 2 रस्सी होगा तो कैसा बनेगा, तो हमारा स्क्वायर गांठ बनेगा। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैं इसको टिक मार दिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला प्रश्न है कि फाउंडेशन बोल्ट हमेशा निम्न प्रकार के होते हैं। फाउंडेशन समझते हैं। फाउंडेशन का मतलब होता है कि जब कोई मशीन को स्थापित किया जाता है तो वहाँ पे फिक्स किया जाता है। तब यहाँ पे उसी तरह का प्रश्न, इसलिए हमको ये डायलॉग मानना पड़ा है। फाउंडेशन बोल्ट हमेशा निम्न प्रकार के होते हैं, मतलब ए फिक्स टाइप, बी रिमूवेबल टाइप, सी ए तथा बी, और डी एडजस्टेबल टाइप। तो देखिए फाउंडेशन बोल्ट हमेशा फिक्स टाइप का यूज किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही और करेक्ट आंसर। चलिए इसको टिक लगा लीजिए आप फटाफट। आगे बढ़िए और अगला प्रश्न जो है देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे आ गया जी। अगला प्रश्न है कि जब तार स्ट्रैंड की रस्सी को एक दिशा में घुमाकर बनाया जाए तो उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए लेग ले रोप, बी रेगुलर ले रोप, सी कंबाइंड ले रोप, और डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका ए, इसको हम लैंग ले रोप कहते हैं। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि चैन होस्टिंग के प्रकार निम्नलिखित हैं। ए डिफरेंशियल होस्ट, बी स्क्रू गियर्ड होस्ट, सी स्पर गियर्ड होस्ट और डी उपरोक्त सभी। तो देखिए चैन होस्टिंग के यहाँ जितना दिया गया है ना ये सभी है होते हैं, इसलिए हमारा जो है करेक्ट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम इसको टिक मार देते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कैसा लग रहा है आपको? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जो है कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि फिक्स टाइप फाउंडेशन बोल्ट के साथ डैश की प्लेट फिट कर दी जाती है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है कास्ट आयरन, सी माइल्ड स्टील, डी लकड़ी। तो हमेशा आपको याद रखना है कि फिक्स टाइप फाउंडेशन बोल्ट के साथ जो है माइल्ड स्टील की प्लेट दी जाती है ताकि वाइब्रेशन ना हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए टिक मार देते हैं। आपको भी लगता है ना कि सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा सा गर्मजोशी से प्रश्न का जो है आप लोग बढ़िया से पढ़िए और इसका स्वागत कीजिए। फैक्ट्रियों तथा उद्योगों में मशीन की पुर्जों को एक स्थान तक ले जाने के लिए प्रयोग की जाने वाली 4 पहिए वाली गाड़ी डैश कहते हैं, मतलब को कहते हैं। आप लोग देखते होंगे कि फैक्ट्री में जो है आपको 4 पहिए वाली गाड़ी होती है जो एक सामान को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह या तो फिर ले जाने का काम करती है। तो उस गाड़ी क्या कहते हैं? ए क्रेन, बी जेसीबी, सी फोर्कलिफ्ट, डी उपरोक्त सभी। तो वहाँ पे देखिए क्रेन नहीं चलता है ना जेसीबी चलती है, वहाँ पे क्या होता है? फोर्कलिफ्ट उसको कहते हैं। इसलिए आपको याद रखना होगा। समझ में आया ना? ध्यान में रख लीजिए इसको, फोर्कलिफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि ग्राउंडिंग में डैश का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। यह मिश्रण मशीन के कंप्रेस लोड को सहन कर सकता है। ऑप्शन ए सीमेंट कंक्रीट, बी लेड सीमेंट, सी स्टील सीमेंट, डी पानी तेल। तो देखिए ग्राउंडिंग में हमेशा सीमेंट और कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा कि जहाँ भी ग्राउंडिंग आएगा वहाँ पे आपको याद रखना है कि सीमेंट और कंक्रीट का क्या आता है ताकि कंप्रेसिव जो लोड है उसको वो सहन कर सके। चलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक मार दिए और यहाँ लिख भी दिए ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि मुड़े हुए रस्से को क्रॉस करते हुए और मोड़ना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लूप, बी बाइट, सी ट्विस्टर, डी होस्ट। तो इसका करेक्ट और सही आंसर है बाइट। तो ऑप्शन नंबर बी सही है जी। चलिए टिक मार दिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए लेते हैं भाई। अगला प्रश्न है, समझ में आ रहा ना प्रश्न? समझ में आपको लोग को आना जो बहुत ज़रूरी है। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यम साइज की मशीन को टेस्ट करने के लिए लेवल को कितनी लंबाई से कम होना चाहिए? प्रश्न को फिर से समझिए कि मध्यम साइज की मशीन को टेस्ट करने के लिए लेवल को कितनी लंबाई से कम रखना है? तो ऑप्शन नंबर ए 300 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 400 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 200 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 500 मिलीमीटर। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। 400 मिलीमीटर से हमको कम ही रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए टिक लग गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पॉट गियर चैन होस्ट में बिना सिरे वाली चैन का प्रयोग क्या चलाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ब्लॉक सीव, बी पॉकेट सीव, सी जो है काउंटरवेट, डी इलेक्ट्रिक इंजन। तो देखिए स्पॉट गियर चेन होस्ट में बिना सिरे वाली जो चैन का प्रयोग हमेशा ब्लॉक सीव को चलाने के लिए किया जाता है। तो करेक्ट और सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए टिक मार देते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को आप लोग को जो है ना बहुत जो है सेंसिटिव तरह से और थोड़ा सा माइंड को जो है ना एकाग्रचित करके और समझने की ज़रूरत है, तभी समझ में आएगा। इसलिए कि नया चीज़ है, बहुत ऊपर ऊपर बाईपास कर जाता है, लेकिन यहाँ बाईपास कर जाएगा तो सीबीटी में भी आप बाईपास हो जाइएगा। इसलिए कम से कम ध्यान दे के पढ़िए। अगला प्रश्न है कि स्पिरिट लेवल पर हिंट में कितने सेंसिटिव हैं? ए अधिक, बी कम, सी मध्यम, डी इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए स्पिरिट लेवल पर जो होते हैं अधिकतम सेंसिटिव होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए टिक लगा लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये स्क्रीन पर आ गया। अगला प्रश्न है कि मशीन की लेवलिंग किसके लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए स्टील वेज, बी लेवलिंग ब्लॉक, सी जैकिंग स्क्रू, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए मशीन की लेवलिंग जो है ना ये सभी के लिए की जाती है, इसलिए उपरोक्त हमारा सभी सही और करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे डी मैंने टिक मार दिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रस्से को मोड़ना डैश कहलाता है? ए लूप, बी बाइट, सी ट्विस्टर, डी पैरेलल। तो देखिए रस्से को मोड़ना जो है ना लूप कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए तो इसको टिक मार ही दिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि डैश 6 या 8 पहल की स्टील की छड़ होती है? ए चैन, बी क्रोबार, सी फॉर्क, डी होस्ट। तो यहाँ पे करेक्ट और सही आंसर है हमारा चैन। चैन जो है ना 6 या 8 पहल की स्टील की छड़ होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि फैक्ट्रियों में फोर्क लिफ्ट के साइड में उठाए जाने वाले लोड को संतुलित करने के लिए डैश का प्रबंध होता है? ए क्रोबार, बी होस्ट, सी फोर्क, डी चैन। तो फैक्ट्री में फोर्क लिफ्ट के साइड में उठाने वाले लोड को संतुलित करने के लिए जो है क्रोबार रहता है, ताकि लोड जो है ना वन साइडेड ना हो जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट और सही आंसर है। चलिए टिक मार लिए हैं। आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, इसलिए भैया इसका आप लोग लाभ उठाइए। ये नहीं कि टाइम पास करके या वीडियो को स्किप करके मत देखिए, नहीं तो फिर इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। फाउंडेशन की मार्किंग करने से पूर्व जमीन पर डैश कर लेनी चाहिए। अब बताइए प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए है खुदाई, बी है सफाई, सी है मार्किंग, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए फाउंडेशन की मार्किंग करने से पूर्व जमीन की सफाई कर लेनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट और सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारी मशीन व भारी सामान उठाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ए मोटे रस्से, बी पतले रस्से, सी छोटे रस्से, डी बड़े रस्से। तो आपको पता है ना कि भारी मशीन उठाना तो क्या है, पतला रस्सा रखेंगे तो टूट जाएगा, छोटा रस्सा से बंधाएगा नहीं। अब बड़ा रस्सा रहेगा तो भैया उससे भी काम नहीं चलेगा। तो क्या होता है जब भारी मशीन रहता है तो हम मोटा मोटा रस्सा लेके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही और करेक्ट आंसर है। चलिए टिक मार लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है। डिफरेंशियल होस्ट डैश होस्टिंग की एक कार्य प्रणाली है? ए क्रोबार, बी चैन, सी फोर्क, डी होस्ट। तो देखिए डिफरेंशियल होस्ट जो है ये क्रोबार की एक होस्टिंग की एक कार्य प्रणाली, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए इसको टिक मार लिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। भारी वस्तु को आगे पीछे रिमूव करने के लिए स्टील की छड़ प्रयोग की जाती है जिसे डैश कहते हैं? ए क्रोबार, बी क्रेन, सी फोर्कलिफ्ट, डी सीलिंग। तो देखिए भारी वस्तु को आगे पीछे रिमूव करने के लिए जो स्टील की छड़ उपयोग की जाती है उसको हम क्रोबार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही और करेक्ट आंसर है। चलिए टिक मार लिए। इस सब प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में आएगा ही, इसलिए भाई ध्यान से पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से रस्से को मोड़ने की विधि कौन सी है? ए विपिंग, बी गांठ, सी सिप सैंक गांठ, डी बाइट। तो देखिए रस्से को मोड़ने की जो विधि है वो गांठ कहलाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मशीन टूल को शुद्धता से लेवल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, बी स्पिरिट लेवल सेंसिटिव, डी सी है जो है स्पिरिट लेवल हिंट, डी है उपरोक्त सभी।
तो देखिए मशीन टूल को शुद्धता से लेवल चेक करने के लिए हम प्रिसीजन स्पिरिट लेवल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए देरी नहीं करते हैं, तुरंत से टिक लगा देते हैं ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है कि उस स्थिर प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट का नाम बताइए जिसे आमतौर पर फोर्ज किया जाता है तथा लेड व सीमेंट के साथ भरते हैं। ऑप्शन ए आई बोल्ट, बी रैग बोल्ट, सी सामान्य बोल्ट, डी बेंड टाइप बोल्ट। तो देखिए उस स्थिर प्रकार के फाउंडेशन बोल्ट का नाम है रैग बोल्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए टिक मार लेते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी करेक्ट और सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। किस प्रकार के क्रो बार को हैंडल करना आसान होता है और इसकी नोक संकीर्ण जगह पर भी सही बैठ जाती है। ऑप्शन ए है शॉर्ट क्रो बार, बी है लॉन्ग क्रो बार, सी है सिंगल किनारे वाला क्रो बार और डी है दोहरे किनारे वाला क्रो बार। तो देखिए इसमें हम आपका जो है शॉर्ट क्रो बार का उपयोग करते हैं, जो आसानी से इसकी जो एंगल होती है वो नोक होती है वो सही जगह बैठ जाती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट और सही आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पिरिट की संवेदनशीलता का स्तर निर्भर करता है ए बुलबुले के आकार पर, बी शीशे की ट्यूब की लंबाई पर, सी शीशे की ट्यूब में भरे हुए तरल के प्रकार पर, डी शीशे की ट्यूब के कर्वेचर पर। तो देखिए स्पिरिट की लेवल की संवेदनशीलता का जो स्तर है वो निर्भर करता है आपका शीशे की ट्यूब में भरे हुए तरल के प्रकार पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट और सही आंसर है। चलिए मैंने इसको टिक लगा दिया ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हीं को मैं लेकर के आया और आपको करवाया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।